देश की सबसे अमीर महानगर पालिका बीएमसी ने चुंगी हटाने का बड़ा फैसला किया है। बीएमसी ने सोमवार को अपने 27,578 करोड़ रुपए के सालाना बजट में चुंगी की जगह एलबीटी यानी स्थानीय निकाय कर लगाने का ऐलान किया है। 2013 और 14 के सालाना बजट में बीएमसी का ये फैसला 1 अक्टूबर से लागू होगा। चुंगी न लगने से कारोबारियों को फायदा पहुंचेगा। बीएमसी को होने वाली आमदनी का एक बड़ा हिस्सा चुंगी के जरिए ही आता है। पिछले साल बीएमसी को चुंगी से करीब 7,000 करोड़ रुपए मिले थे। इसके अलावा बीएमसी के बजट में इस बार मुंबई वालों पर कोई नया टैक्स नहीं थोपा गया और न ही किसी पुराने टैक्स में बढ़ोतरी की गई। हालांकि विपक्ष इस बजट से खुश नहीं है। बीएमसी के बजट की एक और खास बात ये रही कि इस बार नई योजनाओं का ऐलान करने की बजाय पुरानी अधूरी योजनाओं को पूरा किया जाएगा। दिल्ली के प्रगति मैदान में 10 फरवरी तक चलने वाले किताबों के सबसे बड़े मेले में पहले दिन काफी लोग आए, लेकिन दूर दूर बिखरे हुए पंडालों के बीच खो से गए। तभी तो रोशनी से नाहे इन पंडालों का माहौल खाली खाली सा लग रहा है। खास बात यह है कि इस बार जहां हॉल नंबर 8, 9 और 10, 11 में एक साथ सैकड़ों की संख्या में दुकानें लगती थी, इस बार वहां पर पुस्तकों के लिए जगह नहीं है, बल्कि वहां पर दूसरी चीज़ों को अलॉट किया गया है, जिसकी वजह से लोगों को अलग अलग स्टॉलों के लिए जाने में काफ़ी दिक्कत हो रही है। हम लोग एग्जीबिशन में आए, चश्मे के एग्जीबिशन में आए। हमको इंटरेस्ट था, हम बुक फेयर भी देखना चाहते थे, लेकिन बहुत दूर दूर पड़ रहा है। हालांकि प्रकाशकों को इस मेले से काफी उम्मीदें हैं, क्योंकि हर एक के पास कुछ नया है। इस बार जो है ऑक्सफोर्ड एजुकेट बहुत बड़ा ऑफरिंग है। ये डिजिटल एड है टीचर्स के लिए, और इसमें जो टेस्ट जनरेट है टीचर्स के लिए, जो टेस्ट जनरेट कर सकता है। 40 सालों से लग रहे इस मेले में इलाहाबाद से लेकर छोटे बड़े प्रकाशक पहुंचे हैं, लेकिन लगभग हर स्टॉल के बाद खिलौने, डीवीडी, बैग्स और रबर पेंसिल की दुकानें देखकर शायद आपको कुछ अजीब भी लगे, लेकिन हर दुकानदार के पास इतनी दलील है कि ये बदलते वक्त का मेला है। जमाना ई बुक्स का है। शायद आने वाले वक्त में पुस्तक मेले में किताबें कम और ई बुक्स और डीवीडी ज्यादा मिलेंगी। पिछले साल 16 दिसंबर को देश को झकझोरने वाले दिल्ली गैंगरेप के केस में आज अहम दिन है। गैंगरेप के 6 में से 5 आरोपियों की सुनवाई आज से दिल्ली में फास्ट ट्रैक कोर्ट में शुरू होने जा रही है। कोर्ट ने 2 फरवरी को गैंगरेप के 5 आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किए थे। पांचों आरोपियों के खिलाफ 120 बी आपराधिक षड्यंत्र, 366 जबरन अपहरण, 201 सबूतों से छेड़छाड़, 302 हत्या, 307 हत्या की कोशिश, 365 अपहरण, 376 दोजी गैंगरेप, 377 अप्राकृतिक यौनाचार, 395 डकैती, 396 हत्या के लिए डकैती, 397 लूट के लिए हत्या और 412 यानी लूट के सामान की बरामदगी का मुकदमा चलेगा। छठे आरोपी के नाबालिग होने की वजह से उस पर जुवेनाइल कोर्ट में मुकदमा चलेगा। गैंगरेप के 5 आरोपियों राम सिंह, मुकेश, पवन, अक्षय ठाकुर और विनय शर्मा पर आरोप है कि इन्होंने लड़की और उसके दोस्त को धोखे से बस में बैठाया और फिर लड़की के साथ गैंगरेप किया। बाद में इन आरोपियों ने लड़की और उसके दोस्त को महिपालपुर के पास बस से फेंक दिया। अगर इनका अपराध साबित हो जाता तो इन्हें फांसी तक की सजा मिल सकती है। विश्व हिंदू परिषद ने इस बार उन सभी को बुलाया है जो कभी धर्म संसद या कुंभ में नहीं आए। लद्दाख से बौद्ध धर्म के 68 संत पहली बार कुंभ में आएंगे। तमिलनाडु के नायनार और आलवार परंपरा के संत, केरल के नारायण गुरु, कर्नाटक के वीर शैव और ओडिशा के महिमा समाज के संत पहली बार देश की सबसे बड़ी धर्म संसद का हिस्सा होंगे। असम से सत्राधिकारी परंपरा के संत समेत पूर्वोत्तर के 7 राज्यों से 200 संत पहली बार कुंभ में आएंगे। छत्तीसगढ़ के संत नामी या रामनामी, महाराष्ट्र के वारकरी संत और गुजरात के स्वामी नारायण परंपरा के संत भी पहली बार कुंभ में हिस्सेदारी करेंगे। ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि चुनाव साल में धर्म संसद प्रधानमंत्री के दावेदार के नाम के ऐलान की भी मांग कर सकती है। बीजेपी पहले ही धर्म संसद तक प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार का फैसला टाल चुकी है।
7 फरवरी को इलाहाबाद में होने वाली धर्म संसद में नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाने की मांग उठेगी और इस मांग का असर जाहिर तौर पर बीजेपी के फैसलों पर भी देखा जाएगा। पुलिस की गिरफ्त में आए इस लड़के और लड़की पर आरोप है कि उन्होंने खुद ही अपने अपहरण की साजिश रची और फिर अपने घर वालों से ही फिरौती वसूलने की कोशिश की। मामला कानपुर के किदवई नगर का है। लड़की अपने मित्र लोकेश के साथ मिलकर अपहृत नहीं की गई थी, बल्कि स्वतः उसके घर गई थी। वहां पर इन्होंने कंपनी सेक्रेटरी का एग्जाम अपने घर वालों की इच्छा के विरुद्ध करने की कोशिश की और इसके लिए उन्होंने एक बहुत बड़ा साजिश रची, जिसमें अपने ही घर वालों से 5 लाख रुपए की मांग इन्होंने की। पुलिस का दावा है कि लड़की के दोस्त ने किसी सॉफ्टवेयर की मदद से आवाज बदलकर फोन किया था ताकि उसे पहचाना न जा सके। फिरौती का फोन आने के बाद पुलिस ने फेसबुक पर नजर रखकर लड़की और उसके दोस्त को धर दबोचा। जिस आवाज से वो फिरौती मांगी जा रही है वो बड़ी अस्वाभाविक आवाज लग रही है और ऐसा लग रहा है किसी सॉफ्टवेयर के द्वारा उस आवाज को चेंज किया गया है। पुलिस ने साजिश का पर्दाफाश करके दोनों को गिरफ्तार कर लिया और इन पर आपराधिक साजिश और धोखाधड़ी का केस दर्ज किया है। इसमें क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का केस दाखिल किया है और 120 भी और साथ में और भी कई धाराएं अभी लगाने की कोशिश चल रही है, जिसमें 420 भी एक धारा है। दुनिया में आतंक के सबसे बड़े सरगना ने जिस जगह को अपना ठिकाना बनाए रखा, वहां फूल खिलेंगे, चारों ओर हरियाली होगी और बच्चे मस्ती करेंगे। जी हां, ओसामा बिन लादेन के घर वाले परिसर के लिए पाकिस्तान सरकार की कुछ ऐसी ही योजना है। लादेन पाकिस्तान के एबटाबाद में जिस जगह पर रहता था, वहां अब बनेगा मनोरंजन पार्क। करीब $3 करोड़ यानी लगभग 165 करोड़ रुपए की लागत से मनोरंजन पार्क बनाया जाएगा। एबटाबाद में ही ओसामा बिन लादेन को अमेरिका की स्पेशल फोर्स सील ने मार गिराया था। पाकिस्तान के पर्यटन मंत्रालय के मुताबिक प्रस्तावित मनोरंजन पार्क में एक चिड़ियाघर होगा, पानी से जुड़े खेल यानी वाटर स्पोर्ट्स का इंतजाम होगा, गोल्फ का एक छोटा मैदान भी होगा, रॉक क्लाइंबिंग के साथ पैराग्लाइडिंग भी की जा सकेगी। इतने बड़े मनोरंजन पार्क को बनाने में करीब 5 साल का समय लगेगा। आपको बता दें कि साल 2011 के मई महीने में यूएस नेवी सील ने एक ऑपरेशन में अलकायदा प्रमुख लादेन को मार गिराया था। 9/11 हमले के बाद से ही अमेरिका लादेन की तलाश कर रहा था। एबटाबाद में लादेन पाकिस्तानी सेना के ठिकाने के नजदीक ही एक बड़ी कोठी में छिपकर रह रहा था। लादेन के मारे जाने के बाद उसके घर को भी गिरा दिया गया था। अनोखी पेंटिंग की ये प्रदर्शनी दिल्ली के इंडिया हैबिटेट सेंटर में लगी है। हैबिटेट सेंटर में कोलकाता के सीमा आर्ट गैलरी की पेंटिंग प्रदर्शनी में कई रंग देखने को मिल रहे हैं। वामपंथी राजनीतिक विचारधारा को भी इसमें प्रदर्शित किया गया है, जो कि शायद ही आपने कहीं और देखा होगा। केरल के उभरते हुए कलाकारों को सीमा आर्ट गैलरी ने मौका दिया है। इस प्रदर्शनी का उद्घाटन भी केरल से ही सांसद और केंद्रीय मानव संसाधन राज्य मंत्री शशि थरूर ने किया। थरूर भी इस प्रदर्शनी से बेहद प्रभावित नजर आए। सीमा आर्ट गैलरी की संयोजक राखी सरकार चाहती हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस प्रदर्शनी का दीदार करें। अच्छा आर्ट तो अच्छा होता है, या केरला का आदमी किया या कहीं और किया, लेकिन अगर हम देखें कि हमारे हिंदुस्तान में एक छोटा सा प्रदेश से इतने अच्छे आर्टिस्ट और इतने अच्छे पेंटिंग्स आ रहे हैं, तो हमको नोटिस करना चाहिए कि केरला आर्ट में कुछ हो रहा है आजकल। 2.5 years लगा ये एग्जीबिशन माउंट करने के लिए। कलकत्ता में दिसंबर में ओपन किया था और अभी दिल्ली में आए। तो हम लोग थोड़ा सा आशा करेंगे कि दिल्ली के जो सब प्रेमिक है, शिल्प प्रेमिक, उन लोग आएंगे और केरला के शिल्प को लेके इतना बड़ा एग्जीबिशन रिसेंटली तो नहीं हुआ है। इस प्रदर्शनी में देश भर के मशहूर कलाकारों के साथ ही साहित्यकारों ने भी शिरकत की। अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के इन ठुमकों की कीमत है करीब 72 लाख रुपए। शिल्पा ने ये ठुमके साल 2008 में पुणे में हुए कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स के समापन समारोह में लगाए थे। शिल्पा शेट्टी को सुरेश कलमाड़ी ने 72 लाख रुपए का पेमेंट करवाया।
दिल्ली कॉमनवेल्थ गेम्स घोटाले में कलमाडी समेत 10 आरोपियों पर आरोप तय करने के दौरान कोर्ट ने ये जानकारी सामने रखी। कोर्ट ने कहा कि 2 आरोपियों ने शिल्पा शेट्टी को उनकी परफॉर्मेंस के लिए 71,73,000 रुपए दिए। फरीदाबाद के जेम इंटरनेशनल के 2 प्रमोटर्स BD आर्य और AK मदान ने शिल्पा शेट्टी के डांस के लिए विजक्राफ्ट इंटरनेशनल एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड को ये पेमेंट की। BD आर्य और AK मदान स्विस टाइमिंग के नुमाइंदे थे। स्विस टाइमिंग कंपनी को दिल्ली कॉमनवेल्थ गेम्स में टाइमिंग, स्कोरिंग और रिजल्ट सिस्टम यानी TSR सिस्टम लगाने का अवैध ठेका दिया गया था। ये सिस्टम बड़ी हुई कीमत पर लगाया गया। इससे सरकारी खजाने को करीब 90 करोड़ रुपए की चपत लगी। दिल्ली NCR में बारिश के साथ ओले। दिल्ली और NCR के इलाके में पूरी रात रुक रुक कर बारिश होती रही, साथ में तेज हवाएं भी चल रही हैं, जिसकी वजह से तापमान में जबरदस्त गिरावट दर्ज किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार सोमवार को भी जो बारिश हुई है उसमें 1.6 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड किया गया है और इसकी वजह से सोमवार को न्यूनतम तापमान गिरकर 11.7 डिग्री तक आ गया था। और जिस तरीके से सोमवार की रात को रुक रुक कर बारिश हुई है उससे एक बार फिर से अनुमान लगाया जा रहा है कि मंगलवार का जो दिन है वो सर्दी काफी होगी। इसमें दिल्ली NCR में तेज बारिश के बाद मौसम की फिजा बदल गई है। लग रहा है जैसे जाती हुई ठंड फिर से लौट आई है। रात को जब आप सो रहे थे तब दिल्ली में झमाझम बारिश हो रही थी और दिल्ली से सटे फरीदाबाद में तो ओले पड़ रहे थे। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में दिल्ली और आसपास के इलाकों में और बारिश होगी और बारिश के साथ ओले भी पड़ सकते हैं। मौसम विभाग का कहना है कि पहाड़ी इलाकों में हो रही बर्फबारी का असर निचले इलाकों में हो रहा है। जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में रहेगा 6 तारीख तक स्नोफॉल, रेनफॉल रहेगा और प्लेन्स में पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश या राजस्थान एरिया में भी आज भी रहेगी, कल भी रहेगी। 6 से कम हो जाएगा, 7 से क्लियर हो जाएगा। दुनिया के सबसे सस्ते शहरों में शामिल है नई दिल्ली और मुंबई। चौंकिए मत, भले ही देश में लोग महंगाई से परेशान हैं, लेकिन दुनिया के महंगे शहरों में दिल्ली, मुंबई का नाम सबसे नीचे आता है। दुनिया भर के 131 शहरों में ये सर्वे किया है द इकोनॉमिक टाइम्स इंटेलिजेंस यूनिट ने। इस सर्वे में खाना, कपड़े, ट्रांसपोर्ट और बाकी सुविधाओं के लिए होने वाले खर्च समेत 160 चीजों की कीमतों के आधार पर शहरों को रैंकिंग दी गई है। सर्वे के मुताबिक मुंबई और कराची सबसे सस्ते शहर हैं। इसके बाद दिल्ली का नंबर आता है। दुनिया भर के सबसे महंगे शहरों की लिस्ट में पहले नंबर पर है जापान की राजधानी टोक्यो। इस सर्वे की खास बात यह है कि यूरोप और अमेरिका के बड़े शहरों को पछाड़कर एशिया और ऑस्ट्रेलिया के शहर दुनिया के सबसे महंगे शहर साबित हुए हैं। सबसे महंगे 5 शहरों में 4 शहर एशिया और ऑस्ट्रेलिया के हैं। पहले नंबर पर है टोक्यो, जबकि दूसरे नंबर पर है जापान की शहर ओसाका, तीसरे नंबर पर है ऑस्ट्रेलिया का सिडनी, चौथा पायदान हासिल किया है नॉर्वे के शहर ओस्लो ने, 5वें नंबर पर है ऑस्ट्रेलिया का मेलबर्न